हेलो एनिमे ट्यूब की प्यारी फैमिली। आज मैं सोर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि उस बूढ़े आदमी ने गुकन को अपने बाउल के अंदर मौजूद दुनिया में भेज दिया था, जिसके बाद उसने चेन को अपनी काली शक्तियों से वश में कर लिया था। अब चेन अपने घर के बाहर आग जलाकर प्रार्थना कर रहा होता है कि तभी वहां एक लड़का दौड़ते हुए उसके घर के अंदर चला जाता है। चेन उसे देखकर कमरे में जाता है। इस लड़के का नाम लियू शियानयांग है, जो कि उसके कमरे के एक कोने में दीवार पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर चेन उससे पूछता है, लियू शियानयांग, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर लियू जवाब देता है, चेन, क्या तुम्हें भी वो अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? ये आवाजें वैसी हैं जैसे बरसात के मौसम में बिल्ली रोती है। तब चेन कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये सॉन्ग जिक्सिन है जो कि बिल्ली या फिर जिगुई की नकल कर रहा है? इस पर लियू कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी बेड टूट जाता है। इस पर चेन काफी निराश हो जाता है। लियू चेन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बेड बनवा दूंगा। खैर, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढी है ताकि तुम पैसे कमा सको। तुम्हें तलवार बनाने वाली मास्टर रुआन के साथ लोहार की दुकान पर जाकर एक कुआं खोदना है। ये काम तो लेटर को डिलीवर करने से बेहतर है। तभी चेन की इनर डेंटियन में कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से उसके दिल में तेज दर्द उठता है। इस पर लियू कहता है, क्या तुम्हें अपने बेड टूटने का इतना ज्यादा सदमा लगा है? फिक्र मत करो, मैं इसे बनवा दूंगा। इस पर चेन उसे ना में इशारा करता है। लियू कहता है, ठीक है, तो मैं पहले लोहार की दुकान पर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये काम करना है तो मुझे वहां पे ढूंढ लेना। इतना कहकर लियू वहां से चला जाता है। लियू जब बाहर आता है तो उसे आग बहुत अजीब तरीके से जलती हुई दिखती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। असल में वह ब्लैक मैजिकल फायर थी। लियू फिर वहां से चला जाता है। इधर हम चेन के अंदर से उसकी स्पिरिट को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर वह उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। इधर लियू को वही फर्जी ज्योतिषी मिलता है जो उससे कहता है, बच्चे, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा रंग मुझे खाना पकाने के तेल जैसा लगता है। तुम्हारे निकट भविष्य में एक खूनी आपदा होगी। इस पर चिढ़ते हुए लियू पूछता है, क्या आपदा को रोकने के लिए पैसा बर्बाद करना सही रहेगा? पाखंडी बाबा, मुझसे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें भगवान के पास पहुंचा दूंगा। अब ये सुनकर वह ज्योतिषी डरकर वहां से भाग जाता है और एक सुनसान जगह जाकर रुकता है। वो सुस्ताते हुए कहता है, इस दुनिया में रहना आसान नहीं है। जब तक लोगों के ऊपर दुख ना आए तब तक वो मेरी बातों का यकीन नहीं करते। तभी उसके बॉक्स से एक स्टिक निकलकर गिरती है, जिस पे लिखा हुआ था कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये देखकर वो बुद्धा से प्रेयर करने लगता है। तभी कोई उसके पैर को छूता है, जिसकी वजह से उस ज्योतिषी को भविष्य की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें वो निंग याओ को देखता है, जो कि डेमंस को मार रही थी। इसे देखकर वो ज्योतिषी कहता है, इसकी उत्पत्ति किसी भी तरह से आसान नहीं होगी। तभी उसे भविष्य दिखना बंद हो जाता है। वो परेशान होते हुए कहता है, लॉर्ड बुद्धा, मुझे और दिखाओ। तभी वो निंग याओ को देखता है, जो कि काफी घायल थी और बेहोश हो चुकी थी। उसे इलाज की सख्ती जरूरत थी, इसलिए वो ज्योतिषी अपने हाथ से मैजिक करते हुए ढूंढता है कि उसे किसके घर ले जाए ताकि निंग याओ को मदद मिल सके। तभी उसे मैजिक द्वारा पता चलता है कि उसे निंग याओ को फुलू स्ट्रीट पर रहने वाले सॉन्ग फैमिली के पास लेकर जाना है। तभी वो मैजिक द्वारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर वो गुस्साते हुए कहता है, किस बेवकूफ ने मुझे उठाने की कोशिश की? सामने आओ और लड़ो मुझसे। ये सुनकर वो ज्योतिषी डर जाता है और उनसे कांटेक्ट करना बंद कर देता है। इसके बाद वो लियू फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जहां पर वो उसे जवाब देती है, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो? अब उन दोनों फैमिली से ना सुनकर ज्योतिषी काफी निराश हो जाता है, लेकिन तभी उसे ताओये लेन में रहने वाले वेई फैमिली का ख्याल आता है, जिसके बाद वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर वो गुस्से में उस ज्योतिषी से कहता है, ची जिंगचुन, तुम कभी भी बड़ी चीजों की चिंता नहीं करते, इसलिए अगर कुछ हुआ भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ से चले जाओ। अपनी पोजीशन को जितना जल्द हो सके रुआन को सौंप दो। मैं मिस्टर रुआन छोटे शहर के छोटे मामलों में शामिल नहीं होता, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अब उसकी भी ना सुनकर ज्योतिषी काफी निराश होता है। तभी वहां पर निंग याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड एक मैजिकल पट्टी लेकर आती है, जिसे वो निंग याओ के हाथ पे रखता है, जिसके बाद उसकी पावर निंग याओ में चली जाती है। अब ज्योतिषी को यहाँ पर चेन का ख्याल आता है और फिर वो निंग याओ को लेकर चेन के पास चला जाता है। चेन उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उसे अपने घर पे ले आता है। वो ज्योतिषी से निंग याओ के घायल होने का कारण पूछता है, लेकिन ज्योतिषी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो चेन को एक पर्चे पे मेडिसिन लिखकर उसे लाने को कहता है, जिस पर चेन कुछ सोचने लगता है। ज्योतिषी उससे पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? चेन कहता है,
मुझे आशा है कि टाओइस्ट प्रीस्ट मुझ पर एक एहसान करेंगे। अगर मैं एक दिन अचानक मर गया तो क्या टाओइस्ट प्रीस्ट मुझे मेरे अगले जन्म में मेरे इस जन्म के पेरेंट्स का ही बेटा बनने में मदद करेंगे? इस पर हिचकिचाते हुए वो ज्योतिषी हाँ में सिर हिलाता है, जिससे चेन खुश हो जाता है और मेडिसिन लेने चला जाता है। अब कुछ देर बाद निंग याओ को होश आ जाता है, जिस पर ज्योतिषी उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में उससे कहता है, लड़की, मैं पिंडाओ हूँ जिसने तुमको बचाया है। तुम मुझको घायल अवस्था में मिली थी, मैं ही तुमको यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे कपड़े बदले, फिर तुम्हारा चेहरा साफ किया। ये चेन का घर है। वो एक गरीब जवान लड़का है जिसकी स्किन कोयले की तरह काली है। उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, जो कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य किया करते थे। खैर, मुझे बताओ लड़की, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? गरीब आदमी को पता होना चाहिए कि वो बिना सेल्फ कंट्रोल के कुछ भी नहीं कर सकता। इस पर निंग याओ उसका शुक्रिया अदा करती है। कुछ सोचने के बाद पिंडाओ निंग याओ से पूछता है, तुम इस जगह की नहीं लगती, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जिस पर निंग याओ उसे बताती है, मैं यहाँ पर मास्टर रुआन के लिए आई हूँ, जो कि इस कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मेकर हैं। यहाँ स्वॉर्ड्स बनाई जाती हैं। मुझे आशा है कि वो मेरी इच्छा की स्वॉर्ड बनाने में मदद करेंगे। तभी वहां पर चेन आ जाता है और निंग याओ को होश में देखकर शर्माने लगता है। निंग याओ उसे उसके घर में पनाह देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे उसका पूरा नाम पूछती है, जिस पर चेन शर्माते हुए कहता है, मेरे फादर का सरनेम चेन है, मेरी माँ का सरनेम भी चेन है, इसलिए मुझे चेन पिंगान कहते हैं। अब उसकी इस बात को सुनकर पिंडाओ जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि चेन यहाँ पर निंग याओ के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। पिंडाओ चेन से कहता है, जो मैंने तुमसे दवाई मंगवाई थी उन्हें कैसे मिक्स करना है मैंने इस पेपर पर लिख दिया, तुम्हें अगले 10 दिनों तक इसे निंग याओ को देना है। इस पर चेन चिंता जाहिर करते हुए कहता है, पिंडाओ, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, क्यों ना इसे आप ही खुद मिक्स करके दें। जिस पर पिंडाओ कहता है, देखो बच्चे, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे नानजियान कंट्री जाकर एक सेरेमनी को अटेंड करना है, इसलिए ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसके बाद पिंडाओ वहां से जाने लगता है। तभी चेन उसे रोकते हुए कहता है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। जिस पर पिंडाओ कहता है, कोई बात नहीं, निंग याओ इसे पढ़ लेगी। वैसे तुम इस रेसिपी को संभाल कर रखना, क्योंकि अधिकतर किताबें शहर में प्राइवेट कलेक्शंस में से आती हैं। निंग याओ, मुझे जाने की इजाजत दो और अपना ख्याल रखना। चेन, तुम बाहर आओ, मुझसे कुछ बात करनी है। बाहर आने के बाद वो चेन से कहता है, चेन, मैंने तुम्हारे दिमाग को पढ़ा है, तुम्हारा अनपढ़ होना मुझे निंग याओ के पास रोकने का मुख्य कारण नहीं था। चेन, मुझे सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर चेन कहता है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं निंग याओ का ध्यान नहीं रख सकता। इस पर पिंडाओ कहता है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? ये सुनकर चेन कुछ सोचने लगता है। तभी पिंडाओ अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर उसे उसकी इनर सोल वर्ल्ड में ले जाता है, जहां पर वो अपनी पावर्स के ब्रिज को देखता है। उस जगह को देखकर चेन काफी हैरान होता है। तभी वहां पर एक बड़ी सी ईविल लेडी आकर उस ब्रिज पर अटैक करती है, जिसकी वजह से चेन को कुछ होने लगता है और उसके दिल में तेज दर्द उठता है। पिंडाओ कहता है, उस महिला ने तुम्हारे ब्रिज ऑफ इमोरलिटी को तोड़ दिया है, जिसके बाद तुम्हारे पास अब जीने के लिए केवल आधा साल ही बचा है और उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। भले ही तुम्हारा ब्रिज ऑफ इमोरलिटी टूट गया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जिंदा रहने के कई तरीके हैं। चेन, तुम्हारे लिए जीना सबसे अच्छी चीज है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर जाओ, क्योंकि मृत्यु तो एक सच है और हो सकता है कि ये तुम्हें तुमसे मिलाने का एक तरीका हो। तभी उसकी सोल सी से कुछ ब्लैक मैजिकल हाथ निकलकर चेन को पकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से चेन काफी डर जाता है। असल में हाथ पिंडाओ ने ही अपनी शक्तियों की मदद से निकाले थे। पिंडाओ आगे चेन से कहता है, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि भले ही तुम गहरे अंधकार में हो, तुम अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो और जब वो तुम्हें देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? तभी चेन अपनी माँ को देखता है और डरकर उस मैजिकल हैंड के चंगुल से बाहर आ जाता है। तब पिंडाओ चेन से पूछता है, चेन, मुझे बताओ, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या वो खुश होंगे? वो क्या कहेंगे? बेटे, तुम यहाँ आ गए, क्या वो पुनर्जन्म को लेकर कंफर्टेबल फील करेंगे? दुनिया में कितने लोग हैं जो जीवन भर उनके बच्चे बन सकते हैं, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा? ये सुनकर चेन रोने लगता है। तभी पिंडाओ उसे उसकी इनर सोल वर्ल्ड से बाहर ले आता है। असल में पिंडाओ ने चेन से जो भी कहा था वो उसे समझाने के लिए कहा था, क्योंकि चेन अपने पेरेंट्स को खोने के बाद टूट गया था और उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। पिंडाओ आगे चेन से कहता है, याद रखना मैंने तुमसे जो कहा है। अब मैं तुमसे 3 बातें कहने जा रहा हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनना। निंग याओ के ठीक होने के बाद मैं मास्टर रुआन के पास जाकर उनसे पूछूंगा कि क्या वो मेरे स्टूडेंट बनना चाहेंगे। दूसरी बात,
मैं अक्सर पत्थर, मछली और घोंघा को पकड़ने के लिए लांगक्याओ नदी पर जाता हूँ। और तीसरी बात, तुम्हें दुनिया में कितने अवसर मिलते हैं ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। इसके बाद पिंडाओ वहां से चला जाता है। अब चेन निंग याओ को नाश्ता देते हुए कहता है, इसे आप खा लेना। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहिएगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको बाहर नहीं जाना है। इस पर निंग याओ उससे पूछती है, फिर तुम कहाँ रहोगे? तब चेन जवाब देता है, मेरा एक दोस्त है लियू, मैं कुछ दिनों तक उसके घर पे रह लूंगा। मिस निंग, अगर मैं वापस नहीं आया तो आप ये गोल्ड कॉपर कॉइन्स से भरा बैग लियू को दे देना, वो मेरे लिए इस कमरे को गार्ड करेगा। इस पर निंग याओ उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मैंने आपकी और उस ज्योतिषी की सारी बातें सुन ली हैं। जिस लड़की ने आपके इमोर्टल ब्रिज को तोड़ा है, क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो? चेन उसकी इस बात का जवाब दिए बिना वहां से जाने लगता है, जिस पर निंग याओ उससे एक बार फिर पूछती है, क्या तुम सच में बदला लेने वाले हो? तब चेन कहता है, मैंने एक बार मिस्टर क्यूई को प्राइवेट स्कूल में एक केंचुए द्वारा पेड़ को हिलाने की कहानी सुनाई थी, भले ही वह कोई भी व्यक्ति हो जिसमें एटीट्यूड है। इस पर निंग याओ उसे वॉर्न करते हुए कहती है, इस शहर में काफी स्ट्रेंजर्स घूम रहे हैं। हालांकि उनकी कल्टीवेशन लेवल सप्रेस्ड है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इमोर्टल मैजिक वेपन हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खैर, अगर तुमने बदला लेने का तय ही कर लिया है तो तुम्हें काफी तेज होना होगा। जिसके बाद चेन जोश से भरा हुआ बदला लेने के लिए निकल जाता है। असल में वह महिला काई ही थी जिसने पहले एपिसोड में चेन पर अटैक करके उसके इमोर्टल ब्रिज को तोड़ डाला था, और चेन उसी का बदला काई से लेना चाहता था। चेन जोश से भरा हुआ बदला लेने के लिए निकल जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।